नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रमोहन आपके अपने जयपुर से यूट्यूब चैनल साइंस सीएम से। जैसा कि अपन ने कल एक वीडियो अपलोड किया था जो कि अपना फर्स्ट अपलोड वीडियो था, तो मेरे पास उस वीडियो में कुछ कंप्लेंट आई है। जो मेरे भाई दोस्तों ने कंप्लेंट किया है कि थोड़ा साउंड की प्रॉब्लम थी उसके अंदर, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई थी तो वो पहला वीडियो अपलोड करना पड़ा था, बट आज ऐसा नहीं होगा। आज आपको प्रॉपरली साउंड सुनाई दे जाएगा, ठीक है। और कल के लिए स्पेशली सॉरी। और यदि आज भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकूं और आगे से कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। पॉइंट पे आते हैं अपन। जैसे कि कल अपन ने पढ़ा था कि साइंस क्या है, साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। साइंस जो कि साइंस या शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू नो, यानी जानना, ठीक है। और उसके ब्रांचेस के बारे में पढ़ा कि साइंस में कितनी कितनी ब्रांचेज होती हैं, अलग अलग के बारे में पढ़ा। जैसे मैं एग्जांपल्स बात करूं, फार्कोलॉजी। फार्कोलॉजी मतलब कल बताया था मैंने आपको, अगर पढ़े हो तो पेशियों का अध्ययन, ठीक है। एक और बात करें हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में उत्तकों का अध्ययन। नेक्स्ट कई थे, साइटोलॉजी भी था, ऑर्फियोलॉजी भी था, ओरोलॉजी भी था, ओडेंटोलॉजी था, ऑन्कोलॉजी था, कई थे, ठीक है। तो मैंने पॉइंट मोस्ट आपको बता दे। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो अपने जितने भी साइंस में जो मेजरमेंट होते हैं, उपकरण चलते हैं, उन सभी उपकरणों के बारे में बताऊंगा आपको। जैसा कि आपने कई बार सुना होगा कि किसी जगह बारिश होती है बहुत ज्यादा, और वहां का मेजरमेंट हो जाता है कि यार इस जगह 5 mm की बारिश हुई, या इस जगह 10 mm की, या इस जगह 7 mm, या फलाने mm इतनी जगह, समझ रहे हो। तो वो पता क्यों चलती है कि इतनी जगह mm बारिश हुई। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जयपुर शहर में आज 3 mm बारिश हुई है, तो आप कैसे पता करोगे कि जयपुर शहर में 3 mm हुई? किस किस यंत्र के द्वारा उसे पता किया? कोई ना कोई यंत्र तो होगा, कोई ना कोई उपकरण होगा जिसके द्वारा उसकी मेजरमेंट की गई है। यानी मैं बात करूं, जो मापने का जो यंत्र है वर्षा की मात्रा को, उस यंत्र का क्या नाम है? मैं पहला पॉइंट डाल रहा हूं, उसका नाम है रेन गेज। आप चाहो तो एक बार हेड डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट साइंटिफिक मेजरमेंट। इंपॉर्टेंट साइंटिफिक मेजरमेंट यानी आपके एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट जो मेजर उपकरण है उनके बारे में सिर्फ मैं आपको वही बताऊंगा, फालतू की बातें होंगी नहीं, ठीक है। जैसे फर्स्ट में बात करता हूँ रेन गेज, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, विशेषकर रेलवे के एग्जाम में तो कई बार पूछा गया है। बोल सकते हैं रेलवे का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, तो वो देगा ही देगा। होता है ना किसी किसी का कोई पसंदीदा क्वेश्चन होता है कि हाँ मुझे तो डालना ही है एग्जाम में, ठीक है, चाहे वो बच्चे को आता है चाहे नहीं आता, बट वो रेलवे का पसंदीदा एग्जाम्पल्स होता है, ठीक है। जैसे रेनगेज, तो रेनगेज का जो यूज किया जाता है वो किसमें किया जाता है? वर्षा की मात्रा को मापने में। दूसरा अपन बात करें, आपने कई बार देखा होगा दूध की शुद्धता भी मापी जाती है। कभी डेयरी विभाग में गए हो, कहीं मौका मिला हो डेयरी विभाग में जाने का, तो दूध की शुद्धता वगैरह के बारे में पता हुआ हो कि फैट अलग हो जाता है, किसी की फैट कम होती है, किसी की फैट ज्यादा होती है, तो वो किस आधार पर पता जाता है? उसका भी कोई ना कोई यंत्र होगा, उसका नाम है लैक्टोमीटर। और लैक्टोमीटर में क्या मापा जाता है? दूध की शुद्धता, ठीक है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर, वर्षा की मात्रा रेन गेज। नेक्स्ट पॉइंट आगे बात करें तो अपने पास एक आता है सेक्सटेंट। इंपॉर्टेंट लगा देना, एक एग्जाम में से कम पूछा गया है और आ भी सकता है। सेक्सटेंट जो होता है
एक प्रकार का ऐसा यंत्र है, आप बोल सकते हैं कि कोई भी, मान लीजिए आप किसी स्थान पर खड़े हो, आप बहुत दूर किसी दूर वस्तु पर किसी दूर वस्तु को देखना चाहते हो और उस 10 दूर वस्तु की ऊंचाई को भी मापना चाहते हो कि कोई वस्तु दूर रखी है और आपको उसकी ऊंचाई पता होनी चाहिए, तो आप किस यंत्र से उसकी ऊंचाई माप सकते हो? सेक्सटेंट की। यानी मैं लिख सकता हूं कि दूर स्थित वस्तुओं की ऊंचाई मापने का यंत्र। दूर स्थित वस्तुओं की ऊंचाई मापने का यंत्र। आगे हम बात करें, एक है अपने सीस्मोमीटर। सीस्मोमीटर याद रखना, जो ये सीस्मो शब्द है, ये सीस्मो शब्द जो यूज किया जाता है वो किया जाता है भूकंप के लिए। किसके लिए किया जाता है? भूकंप के लिए, ठीक है। जितने भी जो अर्थक्वेक होते हैं उन सभी के लिए सीस्मोमीटर से, जो सीस्मोमीटर जो यंत्र है, इसका भूकंप में क्या रोल है? जो भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको लिखने का कार्य करता है। यानी भूकंप की तीव्रता अभिलिखित करना। सीस्मोमीटर से क्या यूज किया जाता है? भूकंप की तीव्रता अभिलिखित करना। 5वें पॉइंट में बात करते हैं, एक और पॉइंट है जिसका नाम है गायरोस्कोप। क्या नाम है? गायरोस्कोप। तो गायरोस्कोप से क्या ज्ञात किया जाता है? गायरोस्कोप से जो ज्ञात किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है वो बहुत तेज गति से घूम रही है, तो उस घूमती हुई वस्तु की गति जो ज्ञात की जाती है वो गायरोस्कोप से ही ज्ञात की जाती है। यानी बोल सकते हैं कि घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करना। क्या बोल सकते हैं? घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करना किससे करेंगे? गायरोस्कोप से, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट पॉइंट पे। एक आपने दो शब्द सुने होंगे, एक होता है हाइग्रोमीटर और एक होता है हाइड्रोमीटर। अधिकतर बच्चे इन दोनों पॉइंटों में कंफ्यूज होते हैं और जब एग्जाम में आता है तो हाइग्रो की जगह हाइड्रो कर देते हैं और हाइड्रो की जगह हाइग्रो कर देते हैं और वो एक्चुअली भी गलत हो जाता है, ठीक है। जब कुछ करके आते हैं तो अपन लगता है कि अपन तो सही करा है, बाद में जब घर आके देखते हैं अरे यार ये क्या हो गया, कंफ्यूज हो गए। तो वो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं आपको दोनों पॉइंट एक साथ दिखाऊंगा ताकि वो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। एक होता है हाइग्रोमीटर और एक होता है हाइड्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? आपने कई बार देखा होगा कि मौसम में कई बार आर्द्रता बनी रहती है, थोड़ी हल्की सी नमी बनी रहती है, तो वो जो नमी मापी जाती है वो किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। यानी अपन कह सकते हैं कि वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। यदि आपको लगे कि वर्ड छोटे हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि वर्ड छोटे हैं, दिख नहीं रहे, ताकि मैं वो भी प्रॉब्लम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करा सकूं, है ना। ताकि क्योंकि स्टार्टिंग का एक दो वीडियो है, शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, बट जैसे जैसे आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो आने वाले वीडियो में अपने पास ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और अपन उन सभी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। ओके, पॉइंट पे आते हैं वापस से। हाइग्रोमीटर हो गया, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता जो मापी जाती है वो मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर की मैं बात करूं तो हाइड्रोमीटर जो होता है द्रवों का विशिष्ट गुरुत्व, द्रवों का विशिष्ट गुरुत्व किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। एक बार वापस से अपन दोबारा से रिपीट करते हैं ताकि मैं चाहता हूं कि आप कम से कम 90% जो याद करो वो आपको इसी वीडियो में याद हो जाए और जब रिपीट करो तो सिर्फ 10% रिपीट का होना चाहिए, समझे?
कहने का ये नहीं हो कि आप वीडियो तो पढ़ लिए हो, घर जाओ या बाद में आप कॉपी को बंद कर दो, आप नोट डाउन करके आपने कॉपी बंद कर दी और आपसे पढ़ो ही नहीं, फिर आप भूल जाओगे। कम से कम जो यहाँ पढ़ाया जाए उसे एक बार, कम से कम एक बार आप उसे जरूर पढ़िए, ताकि जो आपको यहाँ बताया जा रहा है वो आपके सीधे माइंड पर अटैक कर रहा है और सीधा वो याद हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहला पॉइंट था रेन गेज यानी वर्षा की मात्रा, दूसरा है लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर से मापा जाता है दूध की शुद्धता। अगला है सेक्सटेंट यानी दूर स्थित वस्तुओं की ऊंचाई मापने का यंत्र क्या है? सेक्सटेंट। सीस्मोमीटर से नापा जाता है भूकंप की तीव्रता को अभिलिखित करना। एक शब्द और आएगा, मैं सीस्मो से बताऊंगा अभी आगे। गायरोस्कोप, गायरोस्कोप से होता है घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करना। एक हाइग्रोमीटर और एक हाइड्रोमीटर। शायद अब ये कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए, हाइग्रोमीटर से क्या होता है और हाइड्रोमीटर से किसको नापा जाता है। ठीक है, मिटा दो इसको। कुछ और इंपॉर्टेंट उपकरण हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे भी और। सात हो गए थे अपने, 8 नंबर पे आते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक उपकरण नाम है टेकोमीटर। चलो मैं पहले सीस्मोमीटर बताया था, सीस्मोग्राफ बता देता हूं। सीस्मोग्राफ पहले बताया सीस्मोमीटर और अब बता रहा हूं सीस्मोग्राफ। सीस्मोमीटर मैंने बताया आपको कि भूकंप की तीव्रता को अभिलिखित करना, यानी फिर लिखने का कार्य कौन करेगा? सीस्मोमीटर। लेकिन बात आती है सीस्मोग्राफ, तो सीस्मोग्राफ का कुछ ना कुछ तो यूज होगा ही। तो सीस्मोग्राफ का जो यूज है वो होता है भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको ग्राफ के रूप में निरूपित करना, यानी ग्राफ के रूप में शो करना, कह सकते हैं अपन एक रूप में। भूकंप की तीव्रता को ग्राफ के रूप में निरूपित करना। समझ में आ रहा है ना? अक्षर दिख रहा है बढ़िया? ओके, भूकंप की तीव्रता को ग्राफ के रूप में निरूपित करना। उसके बाद 9वां पॉइंट आता है अपना, जस्ट पहले अपन बताया था, टेकोमीटर। क्या नाम है? टेकोमीटर। टेकोमीटर से क्या होता है? जितनी भी जो ये वायुयान होते हैं या मोटर बोटें होती हैं उनकी गति को मापने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? टेकोमीटर। यानी मैं बोल सकता हूं कि वायुयानों तथा मोटर बोटों की गति याद करना। ठीक है, 10वां पॉइंट। अगला अपना जो पॉइंट रहेगा, एक रहेगा बैरोमीटर। नाम सुना होगा सभी को, सिर्फ एक ही नाम पता है बैरोमीटर, यानी बैरोमीटर से गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है। सबने यही पढ़ा है। सिर्फ क्वेश्चन में एग्जाम आता है कि गैसों का दाब किससे मापा जाता है, बच्चे फटाफट टिक कर देते हैं बैरोमीटर, और ये बिल्कुल सही भी है। यदि मान लीजिए कई बार एग्जाम में थोड़ा, अब एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, परंपरागत जो क्वेश्चंस आते थे वो अब नहीं पूछे जा रहे हैं, कुछ बदलाव किए जा रहे हैं एग्जाम के पैटर्न में। तो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए ये बात बता रहा हूं कि बैरोमीटर का एक दूसरा नाम होता है, मैं दोनों नाम लिख दूंगा यहाँ पर, एक तो बैरोमीटर और दूसरा नाम होता है मैनोमीटर। क्या नाम होता है? मैनोमीटर। और इससे क्या नापा जाता है? गैसों का दाब। यदि अब एग्जाम में आपको ये पूछा जाए मैनोमीटर, तो आपको फट से जवाब आ जाना चाहिए गैसों का दाब मापा जाता है ना मैनोमीटर से। ठीक है, ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाना चाहिए ताकि एग्जाम में आप गलती ना करो। अगला जो 11 पॉइंट्स है वो अपने रहेगा स्पीडोमीटर। नाम से पता चल रहा है स्पीडोमीटर, यानी स्पीड को मापने वाला यंत्र। क्या कहलाएगा? स्पीडोमीटर।
बट वो स्पीड किसकी मापेगा साहब? जितनी भी जो ये मोटर गाड़ियां होती हैं उनकी स्पीड को मापने का काम करेगा। स्पीडोमीटर यानी मोटर गाड़ियों की गति मापने का यंत्र। मोटर गाड़ियों की गति मापने का यंत्र। ठीक है, आगे बच चले साहब। मोटर गाड़ी स्टार्ट हो गई है, थोड़ा एक लिंक करके पढ़िए कि मोटर गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है तो उसका इंजन गर्म होगा कि नहीं होगा? तो इंजन गर्म होगा। अब मुझे इसका इंजन यदि मान लीजिए गर्म हो गया, क्या आगे जाके किसी एक स्टेज में उसमें आग लग जाएगी? भैया आपने एग्जांपल देखे, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि चलते चलते वाहन में आग लगी। क्यों लग गई? क्योंकि इंजन गर्म हो गया। इस इंजन गर्म हो गया तो इंजन को ठंडा करने का एक उपकरण होता है ताकि वो आग ना लगे, तो उसका नाम क्या है? रेडिएटर। यानी गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने वाला उपकरण। गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने वाला उपकरण या यंत्र। स्पीडोमीटर की मोटर गाड़ियों की गति मापने का यंत्र और रेडिएटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने वाला यंत्र। दोनों ही पॉइंट में नाम बता दिए कि साहब गाड़ी स्टार्ट हो गई है, इंजन गर्म हो गया है, वो ठंडा कर दीजिए। तो किससे करेंगे? रेडिएटर से करेंगे। क्लियर से बात है, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट अपन आगे बात करें, एक बात करते हैं पायरोमीटर। एक और है पायरोमीटर। पायरोमीटर से कह सकते हैं कि उच्च तापमापी उपकरण। शब्द जैसा ये उच्च तापमापी उपकरण। थोड़ा हिंदी मीडियम वाले भी कंफ्यूज जाते हैं उच्च तापमापी। तो आप सीधा से एक बार ये लिंक करके पढ़ लीजिए कि जो सूर्य से जो गर्मी निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है, वो किससे नापी जाती है? पायरोमीटर से। जो सूर्य की जो गर्मी है, जो ताप निकलता है, वो किससे नापी जाती है? पायरोमीटर से। यानी उच्च ताप मापी उपकरण। ठीक है, एक 14 नंबर का पॉइंट है क्रेस्कोग्राफ। कौन सा पॉइंट है? क्रेस्कोग्राफ। अब क्रेस्कोग्राफ शायद कई लोगों ने तो पहली बार सुना होगा, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बार पहली बार नाम सुना होगा क्रेस्कोग्राफ का, क्योंकि एग्जाम में आया भी कम है और बच्चा इधर वही पढ़ते हैं जो एग्जाम में आता है। उन्हें नहीं पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। बट अब ये ठान के बैठ जाइए कि जो पहले आ चुका है उसे भूल जाइए, क्योंकि अब हर बार नया पैटर्न चेंज हो रहा है। जैसे ही कोई ना कोई एग्जाम आती है तो कोई ना कोई चेंजेस हो जाते हैं और लेवल बढ़ जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो क्रेस्कोग्राफ होता है ये एक अपने आप में नया शब्द है, तो इसमें इंपॉर्टेंट कर लीजिए। क्रेस्कोग्राफ में जैसे मैं बात करूँ, पौधे में जो पौधा होता है, उस पौधे में जो धीरे धीरे जो वृद्धि होती है, उस वृद्धि की मापने का जो यंत्र होता है वो क्रेस्कोग्राफ होता है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं कि पौधों में हुई वृद्धि को मापने का यंत्र। पौधों में हुई वृद्धि को मापने का यंत्र कौन सा होता है? क्रेस्कोग्राफ। ठीक है, एक बार वापस आ जाते हैं। सीस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता को ग्राफ के रूप में निरूपित करना। टेकोमीटर, वायुयानों तथा मोटर की गति ज्ञात करना। बैरोमीटर, जिसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया मैनोमीटर। ठीक है, उसमें क्या करते हैं? गैसों का दाब मापा जाता है। स्पीडोमीटर, मोटर जो गाड़ी होती है उनकी गति मापने का यंत्र। क्या कहलाता है? स्पीडोमीटर। ठीक है, अगला है रेडिएटर, गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने का उपकरण कहलाता है रेडिएटर।
बात करें पायरोमीटर, तो पायरोमीटर में बताया उच्च ताप मापी उपकरण, जो सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है, जो ताप निकलता है, उसको मापने का यंत्र क्या कहलाता है? पायरोमीटर। और एक और है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ जो होता है वो पौधों में जो धीरे धीरे जो ग्रोथ होती है उसको मापने का यंत्र क्या कहलाता है? क्रेस्कोग्राफ। यहाँ तक आया समझ में सभी को? ठीक है, अपने कमेंट में मुझे बता सकते हो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो अपन से सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। समझ रहे हो? अभी एक्चुअली क्या स्टार्टिंग है तो शायद कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाए, तो माफी चाहूंगा उसके लिए। बट ये जब तक आप मुझे बताओगे नहीं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, शायद मैं उसी प्रॉब्लम में वो पढ़ाया जा रहा हूँ, तो कम से कम आप मुझे एक बार बताना जरूर कि हाँ सर ये प्रॉब्लम अगर नहीं है तो वही मुझे बताना। ठीक है, मिटा दो इसे। 2 पॉइंट है। एक है आपके फेदोमीटर 15 नंबर, फेदोमीटर। अब नाम से पता चल रहा फेदोमीटर, फेदम, फेदम मतलब होता है गहरा। क्या होता है? गहरा। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो, गहरा मतलब कोई गहराई को मापेगा ही मापेगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र, क्या नाम उसका? फेदोमीटर। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र। ठीक है, एक लास्ट में स्पिग्मो मैनोमीटर। अभी स्पिग्मो मैनोमीटर क्या होता है, कोई बताएगा? 9th 10th क्लास में आपसे पूछा गया है कई बार कि स्पिग्मो मैनोमीटर क्या होता है। तो स्पिग्मो मैनोमीटर जो होता है वो होता है धमनियों में रक्त का दाब मापने वाला यंत्र। धमनियों में रक्त का दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, यानी किस यंत्र से मापा जाता है? उसका नाम है स्पिग्मोमेनोमीटर। और जो समुद्र की गहराई मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम है फेदोमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी का? ठीक है, यानी अपन ने अभी तक के जो साइंस क्लासेस पढ़ी है उसमें अपन थोड़ा बहुत साइंस का इंट्रोडक्शन लिया है, कुछ अपन ने इंपॉर्टेंट ब्रांचेस पढ़ाई है। ठीक है, कुछ अपन ने साइंस के पार्ट्स के बारे में बताया है कि नॉलेज के लिए, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी बताऊंगा कि आपके एग्जाम में कौन सी साइंस पूछी जाती है। ठीक है, और कुछ अपन ने पढ़ा है इंपॉर्टेंट साइंटिफिक मेजरमेंट, जो मैंने आपको 16 पॉइंट बता दिए हैं। वैसे तो ये काफ़ी है, बट जैसे आप मुझे आगे टॉपिक में जैसे जैसे आते जाएंगे मैं और भी आपको लिखाता जाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही सफिशिएंट है ये वाला चीज़ें, जैसे जैसे मुझे याद आएगा मैं और बता दूंगा। ये मिटा दो दोनों पॉइंट। और इसके आगे में बात करें साइंस में जो अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। साइंस में कई सब्जेक्ट चलते हैं, कई ब्रांचेज हैं, मैं बताया जैसे आपको। तो मैं बात करूं, वैसे तो कई ब्रांचेज में बताया कि साइंस का एक पार्ट होता है नेचुरल साइंस, उसके भी 2 पार्ट होते हैं, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस। वो तो आपकी नॉलेज के लिए था, बट अब एग्जाम में क्या आता है वो सुन लीजिए। साइंस जो आपके एग्जाम में आएगा वो 3 चीजें हैं। एक है आपके फिजिक्स यानी कि भौतिकी, एक है केमिस्ट्री यानी कि रसायनिकी, और एक है बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी में 2 पार्ट्स हैं और दोनों बड़े डिटेल से पढ़ेंगे अपन। एक है जूलॉजी और एक है बॉटनी। एक्चुअली क्यों होता क्या है, कोई भी एग्जाम बोर्ड एग्जाम जब लेती है तो सिलेबस में यही डाला जाता है कि जनरल साइंस। बच्चे सोचते हैं जनरल साइंस तो है, जनरल साइंस में पढ़े क्या? तो मैं यही आपको बता रही है जनरल साइंस का ही पार्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी।
कई बार ये भी बोला जाता है कि सिर्फ 10th तक की ही साइंस पूछ जाएगी, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। वो कह देते हैं कि 10th की साइंस पूछ जाएगी, जब आप 10th की साइंस पढ़ के चल जाते हो, जब वहाँ पे आप क्वेश्चन को देखते हो तो आप सोचते हो कि ये साइंस कहाँ से आ गई। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, वो जो साइंस आती है वो आगे बहुत डीप, यानी 11th क्लास और 12th क्लास का मिक्सअप आता है, कुछ 11th क्लास का और कुछ 12th क्लास का। तो अपन जो है 10th तक ना पढ़ाकर 11th और 12th का मैटर भी यहाँ पर ऐड करेंगे, जो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस पे होगा, ऑथेंटिक होगा। तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं होगी कि हाँ जो डेटा यहाँ मिल रहा है आपको वो गलत है। आप इसके लिए श्योर हो जाएगी कि हाँ यहाँ जो डेटा मिल रहा है वो परफेक्ट है, ऑथेंटिक है। ठीक है, मैं बात करता हूँ जैसे अपनी जो बेस है, जो साइंस रहेगी वो मेनली एक रेलवे को बेस मानकर चलेंगे अपन, क्योंकि रेलवे में जो साइंस आती है वो आजकल स्टैंडर्ड लेवल की आने लगी है, ये आपको भी पता है। तो रेलवे में की मैं बात करूँ तो रेलवे में फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन दोनों को मिलाकर जो रेलवे में जो वेटेज है वो है 3/4 का वेटेज, समझ रहे, यानी 75% तो इन दोनों का मिलाकर ही आता है रेलवे में। और बायोलॉजी से आता है सिर्फ और सिर्फ 25%, यानी कि 1/4, समझ रहे कुछ, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री पे आता है आपका 75% वेटेज 3/4, एंड बायोलॉजी से आता है 25%, यानी 1/4 का वेटेज आता है। यदि और किसी एग्जाम की मैं बात करूं तो उसमें बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा होता है और फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज कम होता है, सिर्फ एक रेलवे को छोड़कर। आप जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे एसएससी की कर रहे हो, तो आप बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस रखिए। यदि आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करिए, समझ रहे मेरी बात को। पढ़ना तो आपको तीनों ही है, बट जिसपे ज्यादा कमांड बनानी है फिजिक्स और केमिस्ट्री रेलवे के हिसाब से, और बायोलॉजी अपने एसएससी जितनी भी और अदर एग्जाम होती हैं उन सभी में बायोलॉजी अच्छी पूछी जाती है। ठीक है, तो आपके ये कोई किसी सब्जेक्ट या किसी एग्जाम को लेकर आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ा जाएंगे। यहाँ पर आपको जितनी भी एग्जाम है उन सभी को बेस मानकर आपको कंप्लीटली दिया जाएगा, ताकि आप बार बार इधर से उधर ना भटकें। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट होते हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कोई जितनी भी स्टेट लेवल जितनी भी एग्जाम होती है वगैरह वगैरह, बहुत सी एग्जाम हैं। तो कई यूट्यूब चैनल पे देखा होगा आपने, मैं नाम तो बताऊंगा नहीं किसी का, वैसे आपको समझदार हो आपने देखा होगा कि कोई एसएससी के नाम से साइंस निकाल रखा है, किसी ने रेलवे के नाम से सामने निकाल रखा है, बट एक्चुअली तो कुछ भी नहीं है। आपको जो कंटेंट मिलेगा, यहाँ पर जो मटेरियल मिलेगा वो पूरा एक ही मिलेगा, चाहे आप उसे रेलवे में पढ़िए या साइंस में पढ़िए, आप सबके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो आज के बाद नहीं भटकिएगा, मैं इतना ही कर रहा हूँ आपको, क्योंकि आपका आधे से ज्यादा समय जो है वो YouTube पर चैनल सर्च करने में ही निकल जाता है कि मैं किस चैनल से पढ़ूं, समझ रहे हो। तो अपन पॉइंट पे आते हैं, तो बातें बहुत बड़ी रहेंगी। साइंस में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री को बाद में लेंगे, पहले बायोलॉजी, और बायोलॉजी जो शब्द उठाएंगे पहले जूलॉजी, समझ रहे हो। तो बायोलॉजी जो शब्द आया वो किसका शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। और ये बायोलॉजी शब्द दिया किसने, ये भी हमें पता होना चाहिए। बायोलॉजी जो शब्द दिया वो 1801 ईस्वी की बात है, जब लेमार्क और ट्रेवियनस थे, इन दोनों ने ही बायोलॉजी शब्द दिया। क्या नाम है, लेमार्क और ट्रेवियनस। बायोलॉजी शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है, 1801 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेवियनस ने इस बायोलॉजी शब्द का नामकरण किया है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें कि बायोलॉजी जो शब्द बना है वो किससे बना है। आपको देखिए बायोलॉजी को तोड़िए एक बार, यहाँ पर निकल रहा है बायो और यहाँ निकल रहा है लॉजी। तो बायो जो शब्द आया है ये तो आया है बायोस से, किससे आया है, बायोस से। और बायोस का अर्थ क्या होता है, लाइफ, यानी कि जीवन।
ठीक है। और जो लॉगी है, लॉगी जो शब्द आया है वो आया है आपके लोगोस से, और लोगोस का अर्थ होता है टू स्टडी, यानी कि अध्ययन। यानी मैं बात करूं, मैं बीच में का जोड़ दूं, ये लोग जीवन का अध्ययन, बायोलॉजी। बायो जो बनाया होता है बायो से, जिसका अर्थ होता है जीवन, और लॉगी जो बनाया है लोगोस से, जिसका अर्थ होता है टू स्टडी, यानी जीवन का अध्ययन ही, जीवन के अध्ययन के बारे में जानकारी करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी। बायोलॉजी के आगे अपन पर चर्चा करें तो इसके कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जो पहला जो टॉपिक रहेगा वो बायोलॉजी में रहेगा क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स, कि जितने भी जो एनिमल्स में जो क्लास है उनके सभी के बारे में बताना। जैसे मैं एग्जांपल्स की बात करूं कि द्विजगत प्रणाली, त्रिजगत प्रणाली, चतुर्जगत प्रणाली और पंचजगत प्रणाली। आपने बचपन में पंचजगत प्रणाली जरूर पढ़ी जब आप 9th 10th में थे, चाहे आपको याद हो तो, या फिर दिमाग से साफ हो गया होगा कुछ तो याद, बिल्कुल होना चाहिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप याद रखना। साइंस यानी बायोलॉजी, यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। बायोलॉजी में थोड़ी देर पहले बताया था कि दो भागों में पढ़ेंगे अपन, एक तो था जूलॉजी और दूसरा था बॉटनी। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। तो यहाँ मैं हिंदी में लिख देता हूँ जंतु विज्ञान, जैसे मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरा है आपका वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में तो सिर्फ और सिर्फ जंतुओं का ही अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे मैं बात करूं कि बायोलॉजी, बायो जीवन का अध्ययन, जीव, जीव से बना है सजीव, ठीक है। क्या सजीवों का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी में? बिल्कुल किया जाता है। कई बार क्या होता है एग्जामिनर ज्यादा डीप ना पूछ कर वो मोटा मोटा ही पूछ लेता है कि सजीवों का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी में, बिल्कुल किया जाता है। तो आपको है घबराने की चिंता नहीं होनी चाहिए, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो जंतु विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जंतुओं का, और जो जंतु विज्ञान के जो जनक कहलाते हैं, जनक कौन है इसका, अरस्तु। इसी प्रकार से मैं वनस्पति विज्ञान की बात करूं तो वनस्पति विज्ञान में पादपों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पादपों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान के मैं जनक की बात करूं तो जनक जो है इसके, उसका नाम है थियोफ्रेस्टस। और जो थियोफ्रेस्टस थे, सभी को सिर्फ इनके जनक के बारे में पता है, वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रेस्टस, बट किसी को ये नहीं पता कि जो थियोफ्रेस्टस है ये अरस्तु का शिष्य था। कौन था? अरस्तु का शिष्य था। इन्होंने अपनी अपनी एक पुस्तकें लिखी है, जनक यानी अरस्तु ने भी अपनी एक पुस्तक लिखी है, और थियोफ्रेस्टस ने भी अपनी एक पुस्तक लिखी है, यानी बुक लिखी है। अरस्तु की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। क्या नाम है? हिस्टोरिया एनिमेलिया। इसी प्रकार से मैं बात करूं थियोफ्रेस्टस ने जो बुक लिखी उसका नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। और जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान में पादपों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान का जो जनक कहलाता है उसका नाम है अरस्तु, वनस्पति विज्ञान का जो जनक कहलाता है उसका नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो कि अरस्तु का शिष्य है, और
अरस्तु ने जो बुक लिखी उसका नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलिया। याद होना चाहिए बुक का नाम, भूलना नहीं चाहिए, हिस्टोरिया एनिमेलिया। दूसरा है वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान ने सॉरी जो अरस्तु ने जो हमारी थियोफ्रेस्टस ने जो किताब लिखी उसका नाम क्या था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। नाम से समझ में आ रहा होगा, एनिमेलिया यानी जंतु, एनिमल, प्लांट यानी पादप। तो आप समझ जाओगे कि थियोफ्रेस्टस ने लिखी हिस्टोरिया प्लांटेरम और अरस्तु ने लिखी हिस्टोरिया एनिमेलिया। क्लियर यहां तक? आगे चले अपन, आगे बात चलते हैं अपन कि क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स के बारे में बात करें कि जीवों का जो वर्गीकरण हुआ है वो एक्चुअली में हुआ क्यों है, और हुआ भी है तो उसको किस आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है, तो उसके बारे में ही बताएंगे हम अब। हेडिंग डाल देता हूं मैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स में वर्गीकरण किया गया है जीवों का। अरस्तु ने भी वर्गीकरण किया, जोनरे ने भी किया, थियोफ्रेस्टस ने भी किया। तो ऐसे कई साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने एनिमल्स का कई प्रकार से वर्गीकरण किया है। अरस्तु की मैं बात करूं तो अरस्तु ने सिर्फ जीव जंतुओं को छोटे छोटे समूहों में बांटा है, जिसको नाम दिया उसने डिप्टेरा और कोलियोप्टेरा। नाम याद रखना, पूछ सकते हैं एग्जाम में। हालांकि अभी तक ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया है, बट मैंने आपको पहले बताया कि परंपरागत क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, अब कुछ नया पूछा जाता है। तो आप इसे याद ही रखना कि अरस्तु ने जो छोटे छोटे जीव जंतुओं को जिन समूहों में बांटा है उन समूह का नाम है कोलियोप्टेरा और डिप्टेरा। क्लियर है यहां तक? आगे बात करें कि वर्गीकरण को 4 प्रकार से बांटा गया है कि साहब वर्गीकरण जो किया जाएगा वो किस प्रकार से किया जाएगा। फर्स्ट चीज पहचान। पहचान में बात करता हूं कि इसके नाम व स्थान के आधार पर उसको पहचान दी जाएगी कि एनिमल्स की क्या नाम रखा जाए। ठीक है, किस मतलब कई बार क्या होता है स्थान को नाम के जिस स्थान को मिलता है उसी पर उसके आधार पर इसका नाम रख देते हैं, यही होता है कई बार। दूसरा जो है नामकरण, वर्ग विभाजन। दूसरा है नामकरण यानी कि नॉमेनक्लेचर। तीसरा है वर्ग विभाजन यानी उसे किस कैटेगरी में रखना चाहिए, उसका डिवाइडेशन किस प्रकार से करना चाहिए। और जो चौथा पॉइंट है वो है वर्ग की पद अनुक्रम, कि उसका क्रम किस ऑर्डर पर होना चाहिए, किस क्रमांक पर उसका नंबर होना चाहिए, यानी वर्ग की पद अनुक्रम। ठीक है, पहचान में उसके नाम व स्थान की पहचान की जाती है, नामकरण में उसको नाम दिया जाता है कि इस जीव का क्या नाम रखा जाए, और वर्ग विभाजन की मैं बात करूं तो उसको अलग अलग समूहों में बांट दिया जाता है, और वर्ग की पद अनुक्रम की उसको किस स्थान पर रखा जाए। ठीक है, बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स हो गया, बट एक्चुअली इसका उद्देश्य क्या था एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करने के पीछे? कुछ उद्देश्य तो होगा। यदि मान के सपोज मान लीजिए आप, यदि क्लासिफिकेशन से नहीं होता तो क्या आप किसी भी जीव को आइडेंटिफिकेशन कर पाते क्या कि हाँ इस जीव का ये नाम है या इस जीव का ये नाम है? आप आज भी कई जीवों के नाम पढ़ते हो, पायला वगैरह जैसा आपने देखा होगा, कभी घर में आपके एक्वेरियम होगा तो आपने एक जीव का नाम हुआ जिसका पायला नाम है। यदि मान लीजिए उसको पायला नाम नहीं दिया होता तो आप क्या बोलते उसको? कुछ ना बोलते, आपको पता ही नहीं होता, आप एक प्रकार से अनभिज्ञ होते हो उस प्रकार, यानी आप कुछ भी नहीं जानते हो। समझ रहे हो? ओके अपन आगे चर्चा करते हैं कि वर्गीकरण का इतिहास, कि जो वर्गीकरण था उस पर कई साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने बारे में बताया कि अलग अलग प्रकार से कि वर्गीकरण क्या है। तो उनके बारे में एक दो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं, जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है उन्हीं पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट बात करूं मैं अरस्तु, इसके बारे में, अरस्तु के बारे में। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अरस्तु ने क्या करा था वर्गीकरण को लेकर, जो जितने भी छोटे जीव जंतु समूह थे
उनको अपने शरीर के आकार के आधार पर छोटे छोटे समूह में बांट दिया, और बांट दिया तो उनका नाम भी कर दिया। जैसे उनका नाम क्या क्या रखा उसने, एक तो रखा कोलियोप्टेरा और दूसरे का नाम रखा डिप्टेरा। कोलियोप्टेरा और डिप्टेरा। इसी प्रकार से दूसरे जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था थियोफ्रेस्टस। जो थियोफ्रेस्टस के बारे में मैंने आपको बताया गया है कि थियोफ्रेस्टस ने पादपों का वर्गीकरण किया है। ठीक है, इतना जानकारी आपके लिए बहुत है। उनकी पुस्तक का क्या नाम है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। नेक्स्ट हम बात करें तो एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था जॉन रे। जॉन रे, सभी लोगों ने अरस्तु के बारे में खूब सुना है, अरस्तु अरस्तु अरस्तु, रट गया होगा। आज से ये रटना है कि जॉन रे ने क्या दिया था, जॉन रे ने एक शब्द दिया था जिसका नाम है जाति। जैसे आपने मानव का जो साइंटिफिक जो नेम होता है क्या होता है पता है? मानव का जो साइंटिफिक नेम होता है उसका नाम होता है होमो सेपियंस। तो पीछे जो सेपियंस आया है वो सेपियंस क्या है, वो जाति है। मानव की क्या है, जाति है। तो उसी प्रकार जो जाति शब्द का जो उद्भव किया जाता है वो किसको जाता है, जॉन रे को। ठीक है, आगे बात करें। एक और साइंटिस्ट थे जिनका इस क्लासिफिकेशन में सबसे अहम रोल है, तो मैं उनके बारे में बता दूं आपको। नाम है उनका, जो कि महान शख्स हैं, कैरोलस लीनियस। याद रखना कि अरस्तु है, अरस्तु को तो सिर्फ वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, वर्गीकरण का जनक। लेकिन कैरोलस लीनियस जो कि स्वीडन के एक वनस्पति शास्त्री थे, कौन थे ये, स्वीडन के वनस्पति शास्त्री, और इन्हें कहा जाता है आधुनिक वर्गीकरण का पिता। क्या कहा जाता है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता। यानी कहा बात कहें कि जो मैन रोल था वो इन्हीं का ही था। यानी जो कैरोलस लीनियस, जो सबसे पहले जो जगत आया, जो किंगडम आया, वो आया था द्विजगत पद्धति। और द्विजगत जो पद्धति जो दी थी वो दी थी कैरोलस लीनियस ने। और द्विजगत पद्धति में कैरोलस लीनियस ने दो समूहों में बांटा, एक का नाम था प्लांटी और दूसरे का नाम था एलिमेनिया। तो प्लांटी के अंदर तो उसने पादपों को रखा और एनिमेलिया के अंदर उसने किसको रखा, आप नाम समझ सकते हो, एनिमेलिया यानी जंतुओं को रखा। ठीक है, उसी प्रकार से आगे त्रिजगत, चतुर्जगत और पंच जगत का विकसित पद्धतियां होती चली गई। आज के लिए इतना ही बहुत। कल से अपन इन सभी के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको आज साउंड की प्रॉब्लम है, साउंड के मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यदि आपको लगता है कि अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्या वीडियोग्राफी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ताकि मैं धीरे धीरे जितनी भी कमियां हैं उन सभी को दूर करता चला जाऊं। और आपको बात रही कंटेंट की, तो आपको इस चैनल पे पूरा कंटेंट मिलेगा जो आपने अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं पढ़ा हुआ है। इतना तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही।